दुनिया के उस इंसान से मिले जिसके एक फैसले पर तेल की कीमतें उछल जाती हैं, जिसके एक इशारे पे पूरा मिडिल ईस्ट हिल जाता है और जिसे अमेरिका जैसा सुपर पावर भी सबसे बड़ा खतरा मानता है। ये है ईरान का सुपर लीडर अली खामनेई। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे हर रात हर साल। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये कहानी आपको हैरान करेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की बात और आज का यह स्पेशल वीडियो दुनिया के एक ऐसे नेता पे है जिनका नाम सुनते ही पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की तरफ चला जाता है। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बारे में। एक ऐसा इंसान जिसके एक फैसले से ईरान की सरकार चलती है, जिसकी बात को पूरे देश में कानून माना जाता है और जिसकी पावर ईरान के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा है। दोस्तों, दुनिया में कई पावरफुल लीडर्स हैं, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, लेकिन ईरान में सबसे ज़्यादा पावर किसी प्रेसिडेंट के पास होती है। ईरान में किसी भी प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर नहीं होती जितना उसके सुप्रीम लीडर के पास होती है। इसलिए वहाँ पे सुप्रीम लीडर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और पिछले कई सालों से ये पावर एक ही इंसान के पास है, अली खामनेई। कौन है खामनेई? कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर वो ईरान के सबसे पावरफुल आदमी बने? कैसे उन्होंने अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतों को चैलेंज किया? और क्यों पूरी दुनिया ईरान को लेकर हमेशा सतर्क रहती है? आज की इस वीडियो में हम खामनेई की पूरी स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम जानेंगे उनके बचपन, उनके स्ट्रगल, ईरान रिवॉल्यूशन, पावर तक पहुंचने की कहानी, अमेरिका की दुश्मनी, इजराइल का कन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर पावर और ईरान का फ्यूचर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज आपको ईरान की पॉलिटिक्स और खामनेई की लाइफ का पूरा सच पता चलेगा। अली खामनेई का जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के माशहाड शहर में हुआ था। माशहाड ईरान का एक बहुत ही रिलीजियस और हिस्टोरिकल शहर था। यह शहर इस्लामिक कल्चर और रिलीजियस एजुकेशन के लिए फेमस था। खामनेई का परिवार बहुत ही साधारण था। उनके पिता जावेद खामनेई एक इस्लामिक स्कॉलर थे और मस्जिद में रिलीजियस टीचिंग देते थे। उनकी माँ एक सिंपल हाउसवाइफ थी और पूरा परिवार बहुत सादगी से रहता था। घर में पैसे ज़्यादा नहीं थे। कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि बेसिक जो नीड थी उसको करना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन उनके पिता ने हमेशा एजुकेशन और रिलीजन पे जोर दिया। खामनेई का बचपन से ही बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के थे। उन्हें पढ़ाई और रिलीजियस बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। जब दूसरे बच्चे ना खेलते थे तब खामनेई इस्लामिक बुक्स और हिस्ट्री को पढ़ते थे। धीरे धीरे उनकी इंटरेस्ट रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों में बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई माशहाड में पूरी की। इसके बाद उन्होंने इस्लामिक स्टडीज को सीरियसली से पढ़ना शुरू किया। ईरान में रिलीजन एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है और खामनेई ने भी इसी रास्ते को चुना। उन्होंने कुरान, इस्लामिक लॉ और रिलीजियस फिलॉसफी की पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे वह एक रिलीजियस स्टूडेंट से लेके इस्लामिक स्कॉलर बनने लगे। अब इनका बात करते हैं रिलीजियस एजुकेशन के बारे में। खामनेई ने माशहाड के बाद ईरान के कोम शहर में जाकर पढ़ाई की। कोम ईरान का सबसे बड़ा रिलीजियस एजुकेशन सेंटर माना जाता है। यह दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर पढ़ने आते थे। कोम में खामनेई ने कई बड़े रिलीजियस लीडर से एजुकेशन ली। यहीं पे उनकी मुलाकात हुई आयतुल्लाह खामेनी के विचारों से। खोमेनी उस समय ईरान के सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी रिलीजियस लीडर माने जाते थे। खोमेनी शाह गवर्नमेंट के खिलाफ थे। वह ईरान में इस्लामिक गवर्नमेंट लाना चाहते थे। खामनेई धीरे धीरे खोमेनी के विचारों से प्रभावित होने लगे। उन्होंने शाह गवर्नमेंट के खिलाफ ने स्पीच देना शुरू किया। यहीं से उनकी ना पॉलिटिकल जो जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई। अब हम बात करते हैं कि ईरान में उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके बारे में हम एक नज़र डालते हैं।
उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की गवर्नमेंट थी। शाह ईरान के किंग थे। उनकी गवर्नमेंट अमेरिका के साथ क्लोज रिलेशन रखती थी। ईरान में वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, लेकिन रिलीजियस लीडर इस मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि ईरान अपनी इस्लामिक जो आइडेंटिटी है वो खो रहा है। खोमेनी और उनके सपोर्टर्स शाह गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। खामनेई भी धीरे धीरे इस मूवमेंट का हिस्सा बन गए। उन्होंने शाह गवर्नमेंट के खिलाफ स्पीच देना शुरू किया और यही से उनकी लाइफ डेंजर में आ गई। अब हम बात करते हैं ईरान की रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। 1960 और 1970 के दशक में ईरान की पॉलिटिकल सिचुएशन धीरे धीरे खराब होने लगी थी। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की गवर्नमेंट मॉडर्न और वेस्टर्न पॉलिसी को बढ़ावा दे रही थी, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहे थे। ईरान में इंडस्ट्रीज, एजुकेशन और आर्मी को मॉडर्न बनाया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ रिलीजियस जो लीडर थे और आम जनता का एक बड़ा हिस्सा इससे खुश नहीं था। उन्हें लगता था कि शाह ईरान को इस्लामिक कल्चर से दूर ले जा रहे हैं। लोगों को यह भी लगता था कि शाह गवर्नमेंट अमेरिका के कंट्रोल में काम कर रही है। आयतोल्ला खामेनी इस मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर बन गए थे। उन्होंने शाह के खिलाफ स्पीच देना शुरू किया। खामेनी भी खोमेनी के साथ जुड़ गए। उन्होंने लोगों को शाह गवर्नमेंट के खिलाफ जागरूक करना शुरू किया। अब क्या होती है कि जब इन्होंने मूवमेंट शुरू किया तो खामेनी की अरेस्ट वारंट निकल गई। खामेनी लगातार स्पीच दे रहे थे। वह शाह गवर्नमेंट के खिलाफ ओपनली बोलते थे। इस वजह से पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी उनकी एक्टिविटीज पे पूरा नजर रखने लगी। 1970 के आसपास खामेनी को कई बार अरेस्ट किया गया। उन्हें जेल में डाला गया, उनसे पूछताछ की गई, उन पर प्रेशर भी डाला गया कि वह पॉलिटिक्स छोड़ दें, लेकिन खामेनी पीछे नहीं हटे। उन्होंने शाह गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना जारी रखा। कई बार उन्हें टॉर्चर भी किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी मिशन को कभी नहीं छोड़ा। यही से उनकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग रिवॉल्यूशनरी लीडर भी बनने लगी। अब हम बात करते खोमेनी का एक्साइल का। शाह गवर्नमेंट ने अयतुल्ला खामेनी के को ईरान से बाहर निकाल दिया। उन्हें एक्साइल करके फ्रांस भेज दिया गया, लेकिन फ्रांस से भी खोमेनी ईरान के लोगों को स्पीच और मैसेज भेजते रहे कंटिन्यूअस। खामेनी ईरान के अंदर खोमेनी के मैसेज को लोगों तक पहुंचाते थे। धीरे धीरे रेवोल्यूशन ना एक मूवमेंट की तरह स्ट्रॉन्ग होता गया। स्टूडेंट, वर्कर, रिलीजियस लीडर और आम जनता शाह गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई। ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सड़कों पे लाखों लोग उतरने लगे। गवर्नमेंट कंट्रोल खोने लगी। अब हम बात करते हैं 1979 की ईरान रिवॉल्यूशन की। 1979 में ना ईरान एक बड़ी रिवॉल्यूशन हुई, जिससे ना लाखों लोग शाह गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पे उतर आए। आर्मी भी डिवाइड हो गई वहां की, गवर्नमेंट कमजोर पड़ गई और आखिरकार क्या हुआ, शाह गवर्नमेंट छोड़कर भाग गया। यह ईरान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आयतुल्ला खोमेनी फ्रांस से ईरान वापस आ गया। लोगों ने उनका ग्रांड वेलकम किया। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की गवर्नमेंट बन गई। शाह का रूल खत्म हो गया इस टाइम पे और ईरान में रिलीजियस लीडरशिप की पावर शुरू हो गई। खामेनी की पावर जर्नी। रिवॉल्यूशन के बाद न खामेनी की इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। वहां पे वह खामेनी के ट्रस्ट लीडर में शामिल हो गए। खामेनी के गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलने लगी। उन्होंने स्पीच और पॉलिटिकल एक्टिविटी से ना अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बना ली। 1980 के दशक में ना 1980 के दशक में ईरान इराक वार शुरू हो गया। यह वार ईरान के लिए बहुत डेंजरस था, लेकिन खामेनी ने वार के दौरान लीडरशिप में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, आर्मी और गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया और धीरे धीरे वह ईरान के टॉप लीडर में शामिल हो गए। अब हम एक नजर डालते हैं इनके प्रेसिडेंट बनने की कहानी पे। 1981 का टाइम था। ईरान के प्रेसिडेंट की ऐसा ऐसा ऐसी ईरान के प्रेसिडेंट की ना
कंट्री में ना पॉलिटिकल एक क्राइसिस पैदा हो गई थी उस टाइम पे। इस सिचुएशन में खामनेई को प्रेसिडेंट बनाया गया। वह ईरान के प्रेसिडेंट तो बन गए। यह उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ना टर्निंग पॉइंट था। एक जो रिलीजियस स्कॉलर से ईरान का प्रेसिडेंट बनने का सफर पूरा हो चुका था, लेकिन उनकी जर्नी यही खत्म नहीं हुई। आगे चलकर वह ईरान के सबसे पावरफुल सुप्रीम लीडर बनने वाले थे और यही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैप्टर बनने वाला था। अब हम बात करते हैं सुप्रीम लीडर की, इनकी बनने की कहानी पे एक नजर डालते हैं। प्रेसिडेंट के रूप में ना खामनेई 1981 में प्रेसिडेंट बनने के बाद अली खामनेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। ईरान उस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। एक तरफ इराक के साथ वार चल रहा था, दूसरी तरफ कंट्री के अंदर ही ना पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इराक पे प्रेशर बना रहे थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद खामनेई ने ईरान की गवर्नमेंट को स्टेबल करने की कोशिश की। उन्होंने आर्मी को स्ट्रांग बनाने पे जोर दिया। वार के समय लोगों को जो मोरल हाई रखना बहुत जरूरी होता है, उसको इन्होंने हाई रखना शुरू कर दिया। खामनेई लगातार स्पीच देते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे कि ईरान को स्ट्रांग बनाना है। उनकी स्पीच रिलीजियस और पैट्रियोटिक दोनों होती थी। लोग उन्हें एक स्ट्रांग लीडर के रूप में देखना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि अब हम बात कर लेते ईरान और इराक का वार का, इनके ऊपर क्या असर पड़ा। 1980 से 1988 तक ना ईरान और इराक के बीच में एक खतरनाक वार चला। इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने ईरान पे अटैक किया, अंधाधुंध अटैक किया। उस टाइम पे सबसे ज्यादा, इस टाइम से भी खतरनाक उस टाइम पे अटैक हुआ था। यह वार ना मिडिल ईस्ट के सबसे खतरनाक वार में से एक माना जाता है। इस वार में लाखों लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे लोग मारे गए। ईरान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन खामनेई और खोमेनी ने लोगों को यूनिटी में रखा। उन्होंने वार को रिलीजियस ड्यूटी और नेशनल फाइट बताया। इससे लोगों में ना एक अलग लेवल की भावना बढ़ गई। खामनेई ने प्रेसिडेंट के रूप में वार मैनेजमेंट में ना इंपॉर्टेंट रोल निभाया। धीरे धीरे उनकी पॉलिटिकल पावर और स्ट्रांग हो गई। अब क्या हुआ, खोमेनी की हेल्थ खराब होने लगी धीरे धीरे। 1980 के आखिरी वर्षों में आयतुल्ला खोमेनी की हेल्थ खराब होने लगी थी। वह ईरान के सुप्रीम लीडर थे, पूरे देश की पावर उनके हाथ में थी, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी। ईरान की गवर्नमेंट को फ्यूचर लीडर की जरूरत थी। कई लीडर ना इस रेस में थे, लेकिन खामनेई का नाम ना सबसे आगे आने लगा, क्योंकि वो खोमेनी के सबसे ट्रस्टेड लीडर में से एक थे और प्रेसिडेंट भी थे। 1989 का जो टाइम था ना, वहां पे इनका एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। 1989 में आयतुल्ला खोमेनी की डेथ हो गई। यह ईरान के लिए बहुत बड़ा शोक था। पूरे कंट्री में ना मातम शुरू हो गई थी। लोग सड़कों पे रो रहे थे। ईरान को नया सुप्रीम लीडर चुनना था। यह डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने एक मीटिंग बुलाई और डिसीजन शुरू हुआ कि नया सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। कई बड़े रिलीजियस लीडर के नाम सामने आने लगे, लेकिन अचानक से ना खामनेई के नाम प्रपोज किया गया। अब यहाँ पे ना सुप्रीम लीडर का इनका जो फैसला था ना, फाइनली सुप्रीम लीडर ये बन गए। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने का फैसला किया। यह डिसीजन बहुत सरप्राइजिंग था उस टाइम पे, क्योंकि खामनेई उस समय टॉप रिलीजियस रैंक में नहीं थे, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस थे ना, वो बहुत स्ट्रांग थे उस टाइम पे और वह खोमेनी के बहुत क्लोज थे। इसलिए ना उन्होंने सुप्रीम लीडर बना दिया गया। 1989 में अली खामनेई ऑफिशियली ईरान के सुप्रीम लीडर बन गया और यहीं से उनकी रियल पावर शुरू हुई, क्योंकि वहां पे ना जो सुप्रीम लीडर होता है वहां सबसे पावरफुल माना जाता है।
सुप्रीम लीडर की जो पावर होती है ना ईरान में, प्रेसिडेंट से भी ज्यादा होती है। सुप्रीम लीडर ही ना आर्मी को कंट्रोल करता है, वहां के जुडिशरी को कंट्रोल करता है, फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, और कंट्री के ना जो बड़े बड़े डिसीजन होता है वो वही लेता है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, लेकिन फाइनल डिसीजन सुप्रीम लीडर ही लेता है। खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने धीरे धीरे पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आर्मी, गवर्नमेंट और रिलीजियस सिस्टम सब उनके कंट्रोल में आ गए, और वो ईरान के सबसे पावरफुल इंसान बन गए। अब हम बात करते हैं अमेरिका और इजराइल से जो इनकी कन्फ्लिक्ट हुई, जो दुश्मनी है, उसके बारे में हम नजर डालते हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद ना अली खामनेई की सबसे बड़ी चैलेंज थी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप। 1979 ईरान रिवॉल्यूशन के बाद से ही अमेरिका और ईरान के रिलेशन खराब हो चुके थे। खामनेई सुप्रीम लीडर बने तो उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान किसी भी फॉरेन पॉलिसी, किसी भी फॉरेन पावर के प्रेशर में नहीं आएगा। उनका क्लियर था। उनका मानना था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है और ईरान को कमजोर करना चाहता है। खामनेई बार बार अपनी स्पीचों में अमेरिका को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे। उन्होंने अमेरिका को एक शैतान तक भी कहा दिया। यह शब्द ईरान के पॉलिटिक्स में बहुत फेमस हो गया। खामनेई का कहना था कि अमेरिका ईरान की इस्लामिक गवर्नमेंट को ना खत्म करना चाह रहा है, वेस्टर्न कल्चर लाना चाहता है, इसलिए ईरान को स्ट्रांग बनना जरूरी है। अब क्या हुआ कि यूएसए को, आपको भी पता है कि वो बहुत सारे सैंक्शन और प्रेशर राइज करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने ईरान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए बहुत सारे। अब यहाँ पे सैंक्शंस का मतलब होता है इकोनॉमिक को ना रेस्ट्रिकेट कर देना। ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, फॉरेन कंपनीज को ईरान में बिजनेस करने से रोका गया। इसका असर ने ईरान की इकोनॉमी पे पड़ा। करेंसी वीक हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, जॉब्स कम हो गए। लेकिन खामनेई ने लोगों से कहा कि सैंक्शन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को खुद मजबूत बनना होगा। ईरान ने धीरे धीरे लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप शुरू किया और इकोनॉमी को सर्वाइव करने की कोशिश की। अब हम एक बात करते हैं कि इजराइल से दुश्मनी की बात करते हैं। जो खामनेई की पॉलिसी में ना इजराइल के खिलाफ ना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कई बार स्पीच में इजराइल के खिलाफ बयान दिए। उन्होंने फलस्तीन के उसके सपोर्ट में आवाज उठाई। ईरान ओपनली फलस्तीन और हमास जैसे ग्रुपों को सपोर्ट करता रहा। इस वजह से ना इजराइल और ईरान के रिलेशन और खराब हो गए। इजराइल को डर था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनकर फ्यूचर में थ्रेट बन सकता है, इसलिए इजराइल हमेशा ईरान के खिलाफ प्लानिंग करता रहा। मिडिल ईस्ट में ना टेंशन बढ़ने लगी। अब स्टार्ट होती है प्रॉक्सी वार। ईरान और इजराइल के बीच ना डायरेक्ट वार नहीं हुआ, लेकिन प्रॉक्सी वार शुरू हो गया। यहाँ पे आपको एक वर्ड है प्रॉक्सी वार, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट वार। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, गाजा में हमास को सपोर्ट करता है, सीरिया में मिलिट्री सपोर्ट देता है, यमन में हूती विद्रोहियों को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ इजराइल इन ग्रुप्स पर ना अटैक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, मिलिट्री ऑपरेशन करता है। इससे मिडिल ईस्ट में ना लगातार टेंशन बनी रहती है। खामनेई का कहना था कि ईरान एक मुस्लिम की हेल्प कर रहा है और इजराइल इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है। इस मुद्दे पे ईरान और इजराइल के रिलेशन हमेशा खराब रहे। अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न बन गया। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को डर था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता है।
खामनेई ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है, ईरान सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। इंटरनेशनल एजेंसी ने ईरान पे प्रेशर बढ़ा दिया, सैंक्शन और स्ट्रिक्ट हो गया, नेगोशिएशन शुरू हुई, ईरान न्यूक्लियर डील की बात होने लगी। खामनेई ने कई बार नेगोशिएशन को सपोर्ट दिया, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रांग रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है एक स्ट्रांग लीडर को जो चाहिए, वो स्ट्रांग लीडर के इमेज के रूप में सामने आए। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ना एक स्ट्रांग स्टैंड लेने की वजह से खामनेई की इमेज ना ईरान में एक स्ट्रांग लीडर बनकर उभर गई। कई लोग उन्हें हीरो मानते हैं, क्योंकि वो मेन पॉइंट था कि वो फॉरेन प्रेशर के सामने नहीं झुकते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज उन्हें कंट्रोवर्शियल लीडर मानती है। उनका मानना है कि खामनेई मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। यही वजह है कि खामनेई हमेशा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर में रहते हैं और ईरान का नाम हमेशा न्यूज में आता रहता है। अब हम बात करते हैं ईरान की मिलिट्री पावर है और न्यूक्लियर स्ट्रेंथ की। ईरान की जो मिलिट्री पावर है, सुप्रीम लीडर बनने के बाद ना अली खामनेई ने सबसे ज़्यादा ध्यान ईरान की मिलिट्री पावर को मजबूत करने पे दिया। खामनेई का मानना था कि ईरान दुनिया को के सामने मजबूत बनना है, तो सबसे पहले उनकी आर्मी और डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। ईरान ने अपने मिलिट्री को मॉडर्न बनाने पर काम शुरू किया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया। ईरान की मिलिट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी। अब इसमें गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC कहा जाता है। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में काम करता है। इसका काम न सिर्फ कंट्री की सिक्योरिटी नहीं, बल्कि ईरान की आइडियोलॉजी को भी प्रोटेक्ट करना भी होता है। अब जो IRGC मिडिल ईस्ट में ईरान के इन्फ्लुएंस बढ़ाने का काम करता है। खामनेई IRGC को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। अब हम बात करते हैं मिसाइल पावर की। जो इस ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। खामनेई ने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट दिया था। ईरान ने शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइलें डेवलप की। इन मिसाइलों की रेंज हजारों किलोमीटर तक बताई जाती है, जिससे ना मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज ईरान की रेंज में आ जाते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स पर भी काम किया। आज ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे माना जाता है। मिसाइल पावर की वजह से ईरान को मिलिट्री स्ट्रेंथ मिली और अमेरिका तथा इजराइल जैसी कंट्रीज ईरान को सीरियस थ्रेट मानने नहीं लगे। अब बात करते हैं नेवल पावर की। ईरान ने अपनी नेवल पावर को बहुत मजबूत किया। पर्शियन गल्फ ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से दुनिया का बड़ा ऑयल ट्रेड गुजरता है। ईरान ने पर्शियन गल्फ में ना एक स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस बनाई। स्पीड बोट्स, सबमरीन्स और एंटी शिप मिसाइल डेवलप किए गए। खामनेई ने क्लियर मैसेज दिया कि अगर ईरान पे अटैक हुआ तो पर्शियन गल्फ का ऑयल रूट बंद किया जा सकता है। यह वार्निंग अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत सीरियस थी, क्योंकि ऑयल सप्लाई रुकने से ना पूरी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी ना प्रभावित हो सकती है। अब हम बात करते हैं ना न्यूक्लियर प्रोग्राम की, जो सारा मुद्दा लड़ाई स्टार्ट हुआ था। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया। ईरान का कहना है कि न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पज के लिए बना रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। लेकिन अमेरिका और इजराइल को शक है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। खामनेई ने कई बार कहा कि इस्लाम न्यूक्लियर बम बनाने की अनुमति नहीं देता। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को इमोरल बताया, लेकिन ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रखा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान पर नज़र रखनी शुरू कर दी। सैंक्शंस और प्रेशर बढ़ता गया। अब आती है न्यूक्लियर डील की बात। 2015 का टाइम था।
2015 में ईरान और वर्ल्ड पावर के बीच ना न्यूक्लियर डील हुई। इस डील को JCPOA कहा गया। अमेरिका, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना और जर्मनी इस डील में शामिल थे। डील के अनुसार ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड करेगा और बदले में सैंक्शंस कम किए जाएंगे। खामनेई ने इस डील को केयरफुली एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने अमेरिका पर भरोसा नहीं किया। 2018 में ना अमेरिका ने न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला किया। सैंक्शंस फिर से लगा दिए गए और ईरान और अमेरिका के रिलेशन और खराब होते गए। अब हम बात करते हैं ड्रोन और मॉडर्न वेपन्स की। ईरान ने ना ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी तेजी से डेवलपमेंट किया। आज ईरान सर्विलेंस ड्रोन्स और अटैक ड्रोन्स बनाता है। इन ड्रोन्स का ना यूज मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में किया गया। ईरान ने साइबर वारफेयर पर भी काम किया। टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाया गया। खामनेई का फोकस हमेशा सेल्फ डिफेंस और मिलिट्री इंडिपेंडेंस पे रहा। उनका मानना था कि ईरान को किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्ट्रेटेजी। खामनेई की स्ट्रेटेजी सिंपल थी। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाओ, मिसाइल पावर बढ़ाओ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करो और फॉरेन प्रेशर के सामने झुको मत। इस स्ट्रेटेजी की वजह से ना ईरान आज मिडिल ईस्ट की पावरफुल कंट्रियों में एक गिना जाता है। अमेरिका और इजराइल ईरान को सीरियस थ्रेट मानते हैं और यही वजह है कि खामनेई की पॉलिसीज हमेशा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चर्चा में रहती है। खामनेई की बढ़ती उम्र। अली खामनेई आज ईरान के सबसे पावरफुल लीडर हैं, लेकिन अब उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है। लंबे समय से वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। 1989 से लेकर आज तक उन्होंने ईरान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खामनेई के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। यह सवाल सिर्फ ईरान के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में ना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर रिलेशनशिप बदलती है ना, तो पॉलिसीज भी बदल सकती है। अब ईरान में जो सुप्रीम लीडर का चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है, यह एक स्पेशल रिलीजियस काउंसिल होती है। जब खामनेई नहीं रहेंगे तो यही काउंसिल नया सुप्रीम लीडर चुनेंगे। इसमें कई नाम चर्चा में आते रहे हैं। कुछ रिलीजियस लीडर, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मिलिट्री इन्फ्लुएंस वाले लोग। रियली अभी तक कोई सक्सेसर अनाउंस नहीं हुआ है। इस वजह से अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं ईरान का फ्यूचर। ईरान का फ्यूचर ना काफी हद तक लीडरशिप पर डिपेंड करेगा। अगर नया लीडर सॉफ्ट पॉलिसी अपनाता है तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, सैंक्शंस कम हो सकते हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन अगर हार्ड लाइन पॉलिसी जारी रहती है तो टेंशन बहुत बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रांग हो सकती है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज कर सकता है। यह सिचुएशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर सकती है। अब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी की। मिडिल ईस्ट पहले से ही सेंसिटिव रीजन है। इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, सीरिया वार, यमन क्राइसिस, अमेरिका ईरान टेंशन, सब पहले से ही चल रहे हैं। ईरान इस रीजन में मेजर प्लेयर है। अगर ईरान एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है तो रीजन अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर डिप्लोमेसी बढ़ती है तो यहाँ पे शांति की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो ज्यादा बढ़ सकती है। जो खामनेई की पॉलिसी हमेशा रेजिस्टेंस और इंडिपेंडेंस पर बेस्ड रही है। यहाँ पे फ्यूचर लीडर की जो पॉलिसी अलग भी हो सकती है। अब हम एक नजर डालते हैं वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे। ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट का कंट्री नहीं है, यह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑयल मार्केट पे असर डाल सकता है,
ग्लोबल सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अमेरिका, रसिया, चाइना, यूरोप सभी ईरान के को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। खामनेई के बाद ना लीडरशिप चेंज वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नया डायरेक्शन दे सकता है, इसलिए पूरी दुनिया ईरान के फ्यूचर पे नजर रखती है। अब बात करते हैं खामनेई की लेगेसी की। अली खामनेई की लेगेसी बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। उन्होंने ईरान को डिकेड्स तक कंट्रोल किया, बहुत दशकों तक कंट्रोल किया। फॉरेन प्रेशर के बावजूद कंट्री को स्टेबल रखा, मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग बनाया, इस्लामिक आइडियोलॉजी को मेंटेन रखा और ईरान को इंडिपेंडेंट पॉलिसी दी। कुछ लोग उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं, कुछ लोग उन्हें कंट्रोवर्शियल लीडर मानते हैं, लेकिन यह सच है कि खामनेई ने ईरान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल निभाया। उनका इन्फ्लुएंस आने वाले कई सालों तक दिखाई देंगे। आज हमने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की पूरी कहानी समझी। एक साधारण परिवार से निकलकर सुप्रीम लीडर बनने तक का सफर, ईरान रिवॉल्यूशन, अमेरिका कन्फ्लिक्ट, इजराइल टेंशन, मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर प्रोग्राम और फ्यूचर तक सब कुछ डिटेल में जाना। खामनेई एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ईरान को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की। उनकी पॉलिसी ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को बदल दिया और आज भी दुनिया ईरान के हर कदम पर नजर रखती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खामनेई के बाद ईरान किस दिशा में जाता है, पीस की तरफ या कन्फ्लिक्ट की तरफ, या तो फ्यूचर ही डिसाइड करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस कंट्री या लीडर पे देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।